बिजनेस तब होता है जब आदमी नुकसान के लिए तैयार रहता है। हर समय फ़ायदा हो तो ऐसा कोई बिजनेस है नहीं। अपना मतलब 20-30 साल लोग दिल्ली में जॉब करते हैं, लास्ट में फिर अपने गाँव आ जाते हैं। तो जब लास्ट में आना अपने ही गाँव है, आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोच समझ के हम लोग घर पे आए, फिर हमने पोल्ट्री से काम शुरू करा। 80 साल, 90 साल तक आराम से जी जाते थे। आज की डेट में 40, 45, 50 में ही आदमी बीमार पड़ जा रहा है। अभी सिंगल काम कर रहे थे, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्लस्टर में काम किया जाए। नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत और आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। आज हम अगरोड़ा के नज़दीक में डांग गांव में हैं। ये कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है। अ, आज हम आपको अनुज बिष्ट से मिलाएंगे। अनुज बिष्ट जो हैं इंटीग्रेटेड मॉडल पे भी काम कर रहे हैं और बहुत बेहतर ये काम कर रहे हैं। शहरों से लौटने के बाद इन्होंने लगभग 7 वर्ष पहले यहाँ पर काम शुरू किया। हम इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे कि किस तरीके से इनके सामने जो चुनौतियाँ आई और जो भी इन्होंने काम शुरू किया और अभी वर्तमान में क्या-क्या काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें स्टोरी में। अच्छा अनुज भाई, आप ये बताइए, जैसे हम अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपने पोल्ट्री का किया है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं कि कब से आपने शुरुआत करी है इसकी? पोल्ट्री हम लोग 7 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, इसको पोल्ट्री लाइन में। पहले मैं दिल्ली था, तो वहाँ पे मैंने अपना एनआईटी से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का काम किया था। उसके बाद मैं अपने गांव में ही सोचा था, मैंने कहा यार चलो फार्म बाहर तो लोग टाइम लगा रहे हैं, पर मैंने 1.5 महीने से ज़्यादा जॉब नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे हमें ये लग गया था कि मतलब एक जिस हिसाब से हम ग्रोथ अपने काम में ले सकते हैं, दूसरे के काम में वो ग्रोथ नहीं आ सकती है। तो इसी बेस पे हम लोग वापस यहाँ पे आए, अपने घर पे आए, और हमने फर्स्ट पोल्ट्री से ही शुरू करा। तो आज की डेट में हमारा मतलब जो महत्वपूर्ण जो अंग होता है आजीविका का, वो पोल्ट्री है। पोल्ट्री से हमारा ईयरली अच्छा खासा इनकम हो जाता है, जिससे कि हमारे अभी यहाँ पे पूरी आजीविका अच्छे से चल रही है। अच्छा, एक चीज़ है, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि ये अलग-अलग तरीके के हैं ब्रीड। इसमें कौन-कौन सी ब्रीड जो है आपने रखी हैं, जो यहाँ पे उत्तराखंड के लिए संभावनाएँ जो हैं बन सकती हैं इनको रखकर? इसमें हमारे पास बिल्कुल सिलेक्टेड ब्रीड है, जैसे कि RIR हो गया, ब्लैक एस्लॉफ हो गया, व्हाइट लेगहॉर्न हो गया, नेकेड नेक हो गया। इसमें हर ब्रीड की अलग अलग क्वालिटी है। और जैसे ब्लैक एस्लॉफ हो गया, इसको आप ठंडे एरिया में भी आराम से सर्वाइव करा सकते हैं। इसका एग प्रोडक्शन जो है, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे, आप इसका मैनेजमेंट अगर अच्छा करते हैं, तो ईयरली कम से कम इसमें 300 और 320-30 से ऊपर इसका एवरेज मिल जाता है हमें। और इसके साथ जैसे व्हाइट लेग हॉर्न वगैरह है, एक हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग पे भी चलता है, आपको पता है, जैसे हुँ, पूजा के लिए हम लोग हुँ, रखते हैं यहाँ पे। हुँ। तो हमारे पास जैसे उसका मेल हमारा उसमें सेल होता है, और ये लेइंग के पास हमारे पास बर्ड आता है। तो इनका सबका लेइंग करीबन ईयरली मतलब 300 प्लस एग का है। बशर्ते उसमें मैनेजमेंट और फीड का मैनेजमेंट, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब वो अगर आप मैनेजमेंट करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हमें पता होना चाहिए। तीसरी बात आती है उसमें मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। और चौथे आता है उसमें कि फीड की कॉस्ट। अभी जो हम लोग यहाँ पे हमारा जो फार्मर जूझ रहा है, वो फीडिंग की वजह से जूझ रहा है। क्योंकि जब बाहर से अगर फीड आती है हमारे, अगर वो बोल रहे हैं कि आपको भाई हम 30 रुपये पर केजी के हिसाब से देंगे, कल वो 35 रुपये पर केजी कर देंगे, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। मतलब सब इन सारी चीज़ों का, चाहे आप पोल्ट्री ले लो और डेयरी ले लो या गौट्री ले लो, इनका बेसिक बैकबोन है एग्रीकल्चर। हुँ। क्योंकि इनका जो खाना आता है वो एग्रीकल्चर से आता है, और एग्रीकल्चर हमारे यहाँ पे बिल्कुल जीरो है। अगर हम इनका खाना अपने ही एरिया में उगाएंगे, तो हमें जहाँ हमें 100 रुपये बचने हैं, वहाँ हमें सीधा 200-250 रुपये का फ़ायदा होगा। तो इसमें जो हमारी मतलब जैसे पोल्ट्री के लिए यहाँ पे पशुपालन विभाग है, किस तरीके से आपको मदद दे रहा है? इसमें अब फीडिंग को लेकर या बस अन्य जो भी सहायताएँ हैं? पशुपालन का तो मेरे हिसाब से फीडिंग में तो कुछ है नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। बशर्ते अब जैसे ट्रेनिंग वगैरह का हो गया, तो ट्रेनिंग में भी मेरे को लगता है नहीं कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल में कोई कर रहा होगा। कई बार हमने उनसे रिक्वेस्ट भी करी है कि अगर जितना नॉलेज हम लोगों को है, हम लोग फार्मर को देने के लिए तैयार हैं। हुँ। एक काम होता है, ये जितने एग्रीकल्चर रिलेटेड काम है, ये कच्चे काम में आते हैं, और इसमें आदमी तब सीखता है जब वो आदमी काम करता है। अगर हम थ्योरी पढ़ने के लिए जाएंगे, तो थ्योरी आपको नेट पे 2 मिनट में मिल जाएगी कि ये हुँ। होता है, ये होता है। पर एक्चुअल में जो वर्क एक्सपीरियंस होता है ग्राउंड में, वही आदमी का काम आता है, वही उसकी सक्सेस का राज है मतलब। और एक चीज़ इसमें सबसे जो मुख्य समस्या है वो, अगर मान लो अगर आपने कोई लॉट रखी है, अगर कुछ हो जाए उसको, मतलब हम्म, बीमारी आ जाए, कुछ हम्म। आ जाए, तो उस पे क्या इंश्योरेंस की सुविधा इसमें दी जा रही है? अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं है, 7 साल से हम लोग कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस वगैरह का तो हमारा कुछ है नहीं। प्लस ऊपर ये भी है कि अगर हम नियर बाई वेटनरी शॉप में भी जाएं, तो वहाँ पे हमें इनका पर्टिकुलर मेडिसिन, डॉक्टर तो दूर की बात है, हुँ। पर्टिकुलर मेडिसिन भी नहीं मिलता है। मतलब कि इनमें कौन सा एंटीबायोटिक लगेगा, या अगर कभी कॉक्सी की डिजीज आती है तो कॉक्सी में कौन सा मतलब कि दवाई लगेगा। इन सारी चीज़ों के अभाव में यहाँ पे पोल्ट्री ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब हम लोग हैं, हम लोग इस काम को निरंतर हमने इसमें लॉस भी खाए हैं स्टार्टिंग में, और अभी भी हम इसको रनिंग में रखे हैं। अभी भले आज के डेट में हम लोग इसमें प्लस पॉइंट में है कि हम लोग अपने साथ-साथ कुछ और लोगों को फार्मिंग करा रहे हैं। हुँ। इसका मेन मोटिव यही है कि कम से शुरू करो,
और अच्छे उसको प्रॉफिटेबल लाओ, उसके बाद आप लार्ज स्केल में जाओ। और इन सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है पेशेंस। अगर हम लोग अगर कोई भी फसल लगाते हैं तो जब जब तक वो आउट मतलब एंड ऑफ प्रोडक्ट घर में नहीं आ जाता है मतलब तैयार होके, तब तक वो जीरो है एक हिसाब से। तो मेन ये है कि इसमें अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो ग्राउंड में काम होना चाहिए, दूसरा इसका नॉलेज होना चाहिए। और इसमें ब्रीड सिलेक्शन सबसे मेन है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ब्रीडें चल रही हैं अभी उनका एफसीआर बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है कि देसी घी में तो मार्केटिंग का इशू आता है पहले से ही। पर ये है कि अगर आप लोग अब जैसे कोविड के बाद लोग ऑर्गेनिक का वैल्यू समझ गए हैं कि भाई ऑर्गेनिक से मतलब फ़ायदे क्या हैं, तो इस बेस में अब हमारे पास जो देसी है ना वो हमारा मतलब सही चल रहा है इस हिसाब से कि लोग अंडा जहाँ लोग 10 रुपए का खा रहे हैं वहाँ हम 12-15 रुपए का ये वाला दे रहे हैं। और हमारा पूरा टब की ऑर्गेनिक है। अगर आप ये अंडा बाहर लेके जाओगे मेट्रो सिटीज़ में तो कम से कम इसके मतलब 30 रुपए 40 रुपए से ऊपर कॉस्टिंग है मतलब। पर ये है कि अगर मतलब क्वालिटी ऑफ फूड सुधारना है तो ऑर्गेनिक पे काम करके और हम देसी के साथ इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ये हमारा मत्स्य पालन का तालाब है। फर्स्ट हमने ये तालाब इस फार्मिंग फिश फार्मिंग इसी से शुरू करी थी। और अभी हम भी इसमें हम लोगों ने कॉमन कार्प, ग्रास कार्प और कुछ ब्रिगेड भी डाला हुआ है। तो इस बार अब हम इसका 2 महीने बाद हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि और जो ब्रीड है जैसे तिलापिया हो गया या पंगासिस हो गया, इनको ठंड सूट नहीं होती और ठंडियों में ये मोडल्टी होना इनका शुरू हो जाता है। बजाय इसके हम लोगों ने ग्रास कार्प डाल रखा है। तो ग्रास कार्प का ये है कि इसका थोड़ा सा ये टेम्परेचर एक्सेप्ट कर लेता है और इसमें मोडल्टी ज़्यादा नहीं होती है। और अगर आपका वाटर मैनेजमेंट सही है तो मोडल्टी भी कम होती है। और ये हमारे जो तालाब है ये कच्चे तालाब है, इसमें कच्चे तालाब में फिश का थोड़ा ग्रोथ अच्छा आता है। इसके साथ साथ हम लोग इसमें जो फीडिंग करते हैं तो हम लोग जैसे अभी हमने मक्का लगाया था तो मक्का हम लोग अपने लिए यूज़ कर देते हैं। और उसका जो ग्रीन फॉडर होता है वो बैक फीडिंग टाइप में हम लोग इनको फीड कराते हैं। तो अगर हम इसमें मक्के का पूरा पेड़ डाल देंगे तो उसकी जो लीफ वगैरह ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो स्टेम्स रह जाती है उसको हम अगले दिन वापस निकाल देते हैं। तो जो हमारे पास ग्रास कार्प है उसकी कैपेसिटी होगी, अगर वो 1 किलो की अगर फिश होती है तो उसकी कैपेसिटी है अपने वेट से 3 गुना ज़्यादा वो फीडिंग कर लेता है। तो अगर पहाड़ों में हम लोग ये ग्रास कार्प को लेकर भी काम कर सकते हैं तो ये एक अच्छा जरिया बन सकता है हमारी इनकम का। हमने ये बाई फ्रॉक यूनिट लगाई है और इस बार इसमें हमें जो तिलापिया सीड डाला हुआ है, साथ साथ में हम लोग इसमें अभी जो गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो भी ले रहे हैं। इसमें 3 टैंक में 2,70,000 का अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। इसके बाद आप सीड और फीड का कॉस्टिंग आपका अपना होगा और साथ साथ में इसका मैनेजमेंट तो आपको देखना होगा। हम लोग मक्के के सीज़न में बहुत अधिक मात्रा में मक्का लगाते हैं, क्योंकि हमारा पोल्ट्री का हो गया या गाय का हो गया या फिश फीड में पक्का मक्का जो हमारा होता है वो 60% पड़ता है। तो इसलिए हम लोग मक्के में ज़्यादा डिपेंड रहते हैं और इसका हम हर चीज़ यूज़ करते हैं। इसका पूरा यूज ये होता है कि जब हम मक्का निकाल देते हैं तो इसका हम लोग जो ग्रीन फॉडर है वो पोल्ट्री को भी यूज़ करने के लिए दे देते हैं, फिश का भी फीड बन जाता है। और बाकी जब मक्का एक्स्ट्रा हो जाता है तो हम इसको स्टोर करते हैं और उसको उसका जो फीड बना के अपने पोल्ट्री और अपने गाय और अपने फिश के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अब समय समय पर सीजनल सब्जियां करते रहते हैं। जैसे अभी पीछे आप देख रहे होंगे ये हमारी बीन्स हैं। तो ये अभी ये सारी चीज़ें हम लोग जब सीजनल खाएंगे तभी इनका आउटपुट भी हमें अच्छा हेल्थी मिलेगा और हमारे हेल्थ से हम इन सारी चीज़ों से हमारा हेल्थ जो होता है इंक्रीज होता है। आप बाज़ारों में देखते देखते हैं वो उसमें सारा यूरिया और डीएपी वगैरह यूज होता है। ये हमारा 101% ऑर्गेनिक पे हम लोग इसको करते हैं। सबसे बड़ा धन जो है वो स्वास्थ्य है। अगर स्वास्थ्य सब कुछ स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ ठीक है। आज के टाइम में ऑर्गेनिक फूड के लिए बड़े बड़े मार्केटों में डिमांड है। तो हमने जब फार्मिंग शुरू की थी तो सबसे मेन मोटिव यही था कि कम से कम अपना खाना जो हो वो एकदम शुद्ध हो, जिसके लिए हम लोग समय समय पर सीजनल सब्जियां करते रहते हैं। और जो काम करते हैं हम लोग तो पूरा ऑर्गेनिक बेस पे, हम इसमें 1% ना कोई दवाई डालते हैं। हमारे खाली इसमें गोबर अपना गाय का गोबर, वो भी जो हमारे लोकल बद्री गाय वगैरह हैं उनका गोबर यूज होता है। पोल्ट्री का मैन्योर यूज होता है और फिश के टैंक का जो उसका पानी होता है उससे हम लोग इसकी सिंचाई करते हैं। तो इनसे न्यूट्रिशन इनकी बहुत अच्छी पूर्ति हो जाती है और हमें जो आउटपुट मिलता है वो 101% ऑर्गेनिक मिलता है। वेजिटेबल वगैरह में हम लोग अभी तक यहाँ पे अपने अपने खाने के लिए और जो एक्स्ट्रा होता है हम वो बेचते भी हैं। और हम लोग जो ट्रेडिशनल सीड पे उस पर ही काम करते हैं। जैसे ये आप तोरी देख रहे होंगे तो अब तो इसका सीजन गया, अब बहुत कम लगेंगी, पर ये हम इसको सीडिंग के लिए यूज़ करेंगे। और इसका जो सीड होता है अगर जितना अच्छा साइज और जितना अच्छा शेप रहेगा तो उस सीड की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होती है।
तो हम लोग अब जो काम करते हैं इसमें, जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, जो अन्य चीज़ें हैं, हम लोगों का खुद का सीड है। हम पहले सीड के लिए ही, ये सबसे पहले लौकी लगी थी तो हमने इसको सीड के लिए रखा हुआ है। इसके बाद हम अपने खाने के लिए तोड़ते हैं। अभी हमारा नवंबर दिसंबर में ये जो फ्रूट है वो पकेगा। अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल हार्ड है एकदम। तो इसको पकने में अभी टाइम है, और ये इसलिए इसको ऑफ सीजन में भी हम लोग इसका फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो अगर इसको आप बड़े स्केल में कर सकते हैं, अगर 100 पौधे 150 पौधे है तो इससे आप एक अच्छी इनकम कर सकते हैं। पर इसके लिए हमारे यहाँ एक तो कोल्ड स्टोर का स्टोरेज नहीं है, तो इसलिए हमें ये डायरेक्ट मार्केट में भेजना पड़ता है। पर इसके साथ हम लोग इसको, अगर हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट में या इसके लिए जूसेस वगैरह या उसमें यूज़ करें, जैसे कि आपने बहुत सारे ड्रिंक देख रखे होंगे जो मतलब गुआवा से बनी हुई आती हैं गर्मियों में भी, तो अगर प्रोसेसिंग में जाए तो हम इससे अच्छा लाभ ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक यूनिट जो हॉर्टिकल्चर के थ्रू हमने कीवी के प्लांट भी लगाया हुआ है, जिसका कि स्ट्रक्चर रेडी है, और कुछ कुछ प्लांट लिफ्ट कर गए हैं। कुछ प्लांट की मॉडलिटी हो गई थी तो इस बार हम उनको रिप्लेस करेंगे। ये जियो टैंक हमारे कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है, और ये हमारा पानी स्टोरेज के लिए, इससे अब हम लोग स्प्रिंकल वगैरह ऐड करके अपने प्लांटेशन में और अपनी खेती में इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ हमने इसमें पानी गंदा ना हो तो छोटी मछलियाँ भी डाल रखी हैं। अभी दिख नहीं रहा हो, पर छोटी मछलियाँ डाल रखी हैं, जिससे कि इसमें मच्छर ना हो या अन्य कीड़े ना हो, जिससे कि बीमारी फैलती है। तो फिश उनको खा जाती है, तो पानी भी हमारा साफ रहता है। और फिश का जो ये वेस्टेज पानी होता है, ये खेती में बहुत लाभदायक होता है। अभी जैसे हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, इससे एक चीज़ तो अभी है कि मतलब इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है। दूसरा कि हमारा अभी जो आजीविका चल रही है पूरे अपनी फार्मिंग से चल रही है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बालक है 3 साल का और बालिका है 6 साल की। तो हम लोग अभी अपनी आजीविका अच्छे से यहाँ पे चला रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आपको काम करना पड़ेगा, अगर आप फार्मिंग वे में आते हैं तो। और अगर फार्मिंग वे में नहीं आते हैं तो आज डेट में लोग नया सिस्टम कर रहे हैं कि आप लीज में कहीं पे भी आप लैंड ले सकते हैं। तो कुछ भी काम को आप बड़े स्केल में कर रहे हैं, तभी जाके उसकी आउटपुट निकलेगी। और साथ साथ में जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उसमें मेन ये होता है कि उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अब ये सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है। और एग्रीकल्चर के जितने भी काम होते हैं, या आप कुछ भी काम ले लो, तो उसमें पेशेंस चाहिए और टाइम लगता है। और बिजनेस तब होता है जब आदमी नुकसान के लिए तैयार रहता है। हर समय फ़ायदा हो तो ऐसा कोई बिजनेस है नहीं। और हमारे पास थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पे अगर किसी को लॉसेस हो तो वो आदमी स्ट्रेंथ नहीं कर पाता उस चीज़ को। तो इसलिए बहुत कम जो यहाँ पे काम होते हैं वो सक्सेस हो पाते हैं। गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें हैं कि हर जगह आपको, मतलब पहले ये होता था कि आदमी के पास काम करने के लिए पैसा नहीं था। अभी गवर्नमेंट ने इसकी इतनी स्कीम चला रखी है, एक तो आपको लोन मिल रहा है, ऊपर से उसमें सब्सिडी मिल रही है। पर बशर्ते आपके पास ऐसा मॉडल होना चाहिए कि जिससे आप आउटपुट निकाल सकें, मतलब। और गढ़वाल में जैसे प्लान की बात कर रहे हैं, इसके 2 स्टेप हैं। एक तो होता है आदमी की आर्थिक स्थिति, तो जिस परिवार के आर्थिक स्थिति सही नहीं है, उसके लिए मजबूरी बन जाता है प्लान करना। पर जिन लोगों के पास बैकअप है, जो लोग मतलब कि सर्वसंपन्न हैं, तो अगर वो लोग अगर घर में रह के फार्मिंग कर सकते हैं, तो एक तो वो अगर उस मॉडल को सक्सेस करते हैं तो उससे एक तो इनकम जनरेट होगी उनकी, प्लस यहाँ पे रोजगार के लिए जो लड़के हमारे बाहर जा रहे हैं, अगर हम किसी को 8-10 हज़ार रुपये या 12 हज़ार रुपये कोई बाहर जा रहा है उसको गाँव में दे सकें, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और साथ साथ में मेन यहाँ पे हमें पहले यहाँ का लोकल जो एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे क्या मार्केट हो रहा है और उसके लिए मार्केटिंग कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें मतलब कि इसमें काम करना पड़ेगा। जैसे हम लोग भी अभी पोल्ट्री का काम कर रहे थे, तो पोल्ट्री हमारे यहाँ पे मेरे हिसाब से तो अगर आप देखो हमारे जो लोकल एरिया में हम लोग जो रिटेल का काम करते हैं वो ना के बराबर है। पर हमारी जो मार्केटिंग है, हम लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट टाइम हिमाचल तक माल भेजा था, तो हमारे पास कुछ ऐसे ब्रीड हैं जिनका डिमांड ऑल इंडिया पे बना हुआ है और हम यहाँ पे से उनको सप्लाई दे सकते हैं। तो ऐसे काम करके हम लोग, मतलब जो हमारा जो मार्केटिंग का दायरा है वो हमें बड़े लेवल में या मेट्रो सिटीज़ तक पहुँचाना पड़ेगा, तब जाके हमारे यहाँ पे जो काम होंगे वो सक्सेस होंगे। आपने अनुज बिष्ट की पूरी यात्रा सुनी कि कैसे उन्होंने यहाँ पर शुरुआत की। लगभग 7 वर्ष पहले की बात है जब उन्होंने यहाँ पर पोल्ट्री से यहाँ पर शुरुआत की थी, और पोल्ट्री में उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है। और उसके बाद वो मछली जो मत्स्य पालन है उसकी ओर बढ़े, कीवी की ओर वो काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मॉडल पे सब्जी और तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इस वक्त जो है कर रहे हैं। और उन्होंने जो एक सबसे जो मुख्य समस्या यहाँ पे बताई कि युवाओं में जो धैर्य की कमी है, अगर वो धैर्य रखें तो अवश्य उन्हें सफलता जो है प्राप्त होगी। अब हम आपको ऐसी ही किसी अगली स्टोरी में आपसे मुलाकात होगी। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।